मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब स्पिनिंग मिल में जो मेंटेनेंस होता है, किस तरह का मेंटेनेंस रहेगा तो अपना खर्चा कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और मेंटेनेंस जो शेड्यूल होता है, कौन सा मशीन कितना दिन में मेंटेनेंस में जाएगा और किस टाइप का मेंटेनेंस में जाएगा, वो सब डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मेंटेनेंस शेड्यूल जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये मेंटेनेंस शेड्यूल बनाने का कारण क्या है। सबसे पहले फॉर बेटर वर्किंग, समझ लो मेंटेनेंस आपकी बराबर नहीं रहेगा तो आपकी वर्किंग सही नहीं रहेगा, वर्किंग सही नहीं रहेगा, सब प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो, लेस वेयर एंड टियर ऑफ पार्ट्स, ये होने से, मेंटेनेंस होने से मतलब टाइम पे मशीन में तेल डाला गया, ग्रीस दिया गया या मेंटेनेंस का साफ सफाई हुआ तो उसमें क्या होता है, वेयर एंड टियर मतलब मशीन का जो पार्ट्स है वो कम घिसेगा, कम कटेगा और ज़्यादा दिन टिकेगा। और उसके बाद देखो, लॉन्ग लाइफ ऑफ मशीन पार्ट्स एंड बेयरिंग्स, जब आप मेंटेनेंस बराबर करोगे मशीन का पार्ट्स कम टूट फूट होगा, बेयरिंग भी कम खराब होगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद देखो, लो वेस्टेज इन प्रोसेस। लो वेस्टेज इन प्रोसेस मतलब समझ लो, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, एक रिंग फ्रेम में आपकी मेंटेनेंस ख़राब है, मेंटेनेंस ख़राब होगा, समझ लो रिंग गेज बराबर हुआ नहीं तो इसमें रिंग कट हो जाएगा, हार्ड वेस्ट बढ़ेगा। ऐसे वर्किंग ख़राब है तो नीमाफिल वेस्ट बढ़ेगा। मेंटेनेंस अगर सेक्शन वगैरह बराबर नहीं होगा, ब्रेकेज बढ़ेगा, नीमाफिल वेस्ट बढ़ेगा। तो ऐसे ही मेंटेनेंस में वेस्टेज बढ़ता है अगर ख़राब रहेगा तो। बेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी मोर, मतलब आपके अगर मेंटेनेंस बराबर रहेगा तो मेंटेनेंस का ब्रेकडाउन टाइम कम रहेगा, मशीन जो टूट फूट होकर बंद हो जाता है, डाउन टाइम जो है कम हो जाएगा। ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी मेंटेनेंस अगर बराबर टाइम पे हो रहा है, समझ लो एक एग्जांपल आपके ड्राइंग का बता रहा हूँ, ड्राइंग में मेंटेनेंस में आप हर 7 डेज में ले लोगे, 7 दिन में तो बढ़िया क्लीनिंग हो जाएगा। और कट्स वगैरह हर 15 दिन में बॉपिंग कर दोगी, वो भी बढ़िया हो जाएगा। लिक्विड मिक्स कर दोगे और अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें ऊस्टर वगैरह कम आ जाएगा, IPI अल्टीमेटली कम आ जाएगा। ऐसे हर चीज़ में मेंटेनेंस जहाँ करोगे उतना क्वालिटी लेवल आपकी बढ़ता जाएगा। हर जगह आप मेंटेनेंस सही रखोगे, क्वालिटी लेवल पूरा बढ़िया हो जाएगा। रिटेंशन ऑफ वर्कर, ये रिटेंशन ऑफ वर्कर क्या होता है, समझ लो आपकी रिम फ्रेम में ब्रेकेज 6% 7% आ रहा है तो आपकी स्टैंडर्ड ब्रेकेज 3 से 3.5 होना चाहिए। अगर 6-7% आता है, मेंटेनेंस की कमी के कारण आता है तो कारीगर ड्यूटी जाने के लिए डरेगा, कारीगर भागता रहेगा, बोला आज ड्यूटी नहीं जाएगा, आज एब्सेंट मार देंगे या कहीं बाहर निकल जाएगा बहाना करके। तो वो कारीगर मन में एक असंतुष्ट भाव हो जाएगा। वो फिर क्या करेगा, कुछ महीने के बाद छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा इस मिल में कुछ हो नहीं सकता, ब्रेकेज ज़्यादा है, कारीगर को ज़्यादा परेशान करते हैं, यहाँ रहना नहीं है। तो वर्कर रिटेंशन कब बढ़ता है, जब आपकी मेंटेनेंस अच्छा रहता है, कारीगर मन लगा के काम करता है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, समझ लो आपकी मेंटेनेंस बहुत बढ़िया रहा तो आपकी मशीन जो, समझ लो एक मशीन आपकी 20-25 साल से बिल्कुल रद्दी हो जाता है, वो 30-35 साल तक खींच लोगे। तो आपको नई मशीन 20-25 साल में लेना चाहिए था तो 30-35 साल के बाद लोगे। तो उसमें क्या हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब आपकी ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ेगी। लो स्टोर इन्वेंटरी, अगर मेंटेनेंस टाइम पे होगा तो टूट फूट कम हो जाएगा, स्पेयर पार्ट्स कम मंगानी पड़ेगी, तो स्पेयर पार्ट्स कम मंगानी पड़ेगी तो स्टोर इन्वेंटरी कम हो गया, सीधा हिसाब। लो मेंटेनेंस कास्ट, मेंटेनेंस कास्ट कैसे होगा कम, मेंटेनेंस कास्ट इसलिए कम होगा, आपकी वर्किंग बढ़िया रहेगा, आपके मतलब ब्रेकडाउन कम रहेगा, और ब्रेकडाउन कम रहेगा तो अल्टीमेटली आपकी स्पेयर पार्ट्स कम रहेगा और आपकी कास्ट कंट्रोल हो जाएगा, कास्ट मेंटेनेंस हेड में कम हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अपना सबसे पहले ब्लो रूम का देखिए। ब्लो रूम में जो जनरल क्लीनिंग ऑफ ऑल बीटर्स विल मिक्स फिल्टर एरिया 1 महीना का है। वो जनरल क्लीनिंग जो होता है ब्लो रूम का हर पार्ट, जैसे कि बेल प्लकर रहा, बैरियो क्लीन रहा, विल मिक्स रहा, बीटर रहा, फ्लेक्सिकिन रहा, सब एक एक सौ सेक्शन है, समझ लो 7 सेक्शन है। तो मतलब हर चौथा दिन एक एक पॉइंट खुलने का, मतलब हर महीने जैसे कवर हो जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद गियर बॉक्स ऑयल चेंज, ऑल बियरिंग्स ग्रीजिंग एंड चेकिंग 6 मंथ। मतलब जहाँ जहाँ गियर बॉक्स लगा हुआ जिसमें अपन तेल डालते हैं, वो गियर बॉक्स हर बियरिंग ग्रीजिंग ये सब 6 महीने में पूरा करना पड़ता है। उसके बाद वेंटिलेटर और कंडेंसर ये भी ग्रीजिंग होता है, 1 साल में करते हैं। वेंटिलेटर फैन रहता है या कंडेंसर रहता है, इसका ग्रीजिंग 1 साल में होता है। बीटर साइड एंड लैग्स चेंज 2 से 2.5 साल। मतलब जो बीटर होता है, बीटर का जो लैग रहता है, कभी कभी पिन टाइप का रहता है, पिन वगैरह टूट जाता है, बेंड हो जाता है, फिर नेब्स बढ़ने लगता है। तो लैग वगैरह जो 2 से 2.5 साल तक इसको चेंज कर देना चाहिए। अगर लैग चेंज नहीं करोगी तो क्वालिटी खराब आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। 2 से 2.5 साल के अंदर पोजीशन देख के चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो कार्डिंग का, इसमें फ़िल्टर भी हो गया। फ़िल्टर भी एक दिन सफाई लेके 1 महीने में कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो कार्डिंग में क्या हो गया, हाफ क्लीनिंग एंड बैक एरिया गेज चेक एंड सेट 14 दिन। हाफ क्लीनिंग क्या बोलते हैं, सिलेंडर से पीछे वाला हिस्सा, मतलब लिक्रिन है, फीड रोल है, फीड प्लेट एरिया है, लिक्रिन अंडर केसिंग है, ये सब चीज़ इसको खुल के चेक करना पड़ेगा, इसका सेटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा जो कार्डिंग में जो गंदगी होता है ना, जो कचरा ज़्यादा जमा होता है फीड रोल में, लिक्रिन का नीचे, लिक्रिन का साइड में, ये सब एरिया ज़्यादा गंदा होता है और वो एरिया हर 14 दिन में सफाई हो जाना चाहिए। फुल क्लीनिंग एंड होल कार्ड गेज चेक एंड सेट 28 दिन। फुल क्लीनिंग ऑफ कार्ड, पूरा कार्ड का सारी सामान निकाल के इसको सफाई करना, फिर इसको गेज करना हर पॉइंट। तो ये हर महीने में होना चाहिए, मतलब 28 दिन में एक बार हो जाना चाहिए। मोटर फुल्ली ग्रीजिंग अप्रन ओवरऑलिंग 3 मंथ्स। जहाँ जहाँ कार्डिंग में अप्रन डपिंग रहता है या मोटर फुल्ली ग्रीजिंग करना है, ये सब आपकी 3 महीने में होना चाहिए। और ऑल एरिया ग्रीजिंग, ऑल गियर बॉक्स ऑयल चेंज एंड ग्राइंडिंग शेड्यूल ये 6 महीने का होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, ये 6 महीने का होना चाहिए। उसके बाद लिक्रिन माउंटिंग, लिक्रिन जो होता है 180 टन में अपना चेंज हो जाता है। और सिलेंडर डफर फ्लैट जो होता है उसका अपना 800 से 1000 टन में चेंज हो जाता है। और जो फ्लेक्सिबल मतलब अपना जो फ्लैट रहता है, स्टेशनरी फ्लैट रहता है, वो कब कब होता है चेंजिंग, मैंने कार्ड क्लोथिंग वाला चैप्टर में आपको बताया है, इसको देख लीजिएगा। मतलब स्टेशनरी फ्लैट का कब कब चेंज होता है उसमें शेड्यूल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रम फ्रेम का बारे में बता रहा है। जैसे कि जनरल क्लीनिंग होता है, मेंटेनेंस में जो जनरल क्लीनिंग होता है, जो साफ़ सफाई करते हैं, 7 दिन में हो जाता है। और ये जैसे कोर्स काउंट होता है 7 दिन में हो जाता है, अगर फाइन काउंट है तो 10 दिन तक जा सकता है। और कार्ड्स ग्राइंडिंग एंड बफिंग जो होता है, जो ड्राइंग का जो ड्रॉप जोन में रबड़ का रोलर रहता है, कार्ड्स बोलते हैं इसको, इसका जब बफिंग और ग्राइंडिंग करते हैं स्मूथनिंग के लिए, तो 14 दिन का, मतलब 2 क्लीनिंग के बाद इसका बफिंग पड़ना चाहिए। जैसे 10 दिन का अगर फाइन काउंट में लेते हो तो 20 दिन में बफिंग हो जाएगा, 7 दिन का लेते हो तो 14 दिन में हो जाएगा। उसके बाद चेन व्हील, चेन ऑयलिंग, ये जो क्रिल का जो चेन रहता है, कई कई बेल्ट भी आ गया, तो उसका 3 महीने में एक बार तेल वगैरह डाल देना चेन में। और बटम रोल इसेंट्रिक टॉप आर्म प्रेशर चेक, ये भी 3 महीने का है। बटम रोल कोई बेंड वगैरह हो गया, ये हो गया, फिर क्वालिटी ख़राब आएगा, पीक आएगा,
और वो इसीलिए इसको बटम रोल का इसेंट्रिक सीट चेक करना चाहिए, इसेंट्रिक है क्या, टेढ़ा है क्या। और टॉप आर्म का प्रेशर होता है नीलोमीटर में चेक करना है, हर 3 महीने में चेक करना है। और देखो गियर बॉक्स ऑयल चेंज एंड स्कैनिंग रोल ओवरऑलिंग 6 मंथ। गियर बॉक्स जहाँ पे ड्राइंग में है हर जगह ऑयल चेंज 6 महीना होना चाहिए। और जो स्कैनिंग रोल होता है वो एरिया भी बढ़िया से बेयरिंग वगैरह चेक हो जाना चाहिए, ऑयलिंग वगैरह हो जाना चाहिए। गियर बॉक्स क्रील हेड स्टक ओवरऑलिंग 1 साल। जो देखो गियर बॉक्स और क्रील हेड स्टक ओवरऑलिंग 1 साल में हो जाना चाहिए। ड्राइंग का जहाँ जहाँ गियर बॉक्स है और वो क्रील का एरिया है और हेड स्टक है तो 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए ओवरऑलिंग। ऐसे ही कैन बटम प्लेट हाउसिंग ड्राफ्ट जोन ओवरऑलिंग 1.5 साल का होना चाहिए। ड्राइंग का जो बटम प्लेट नीचे जो प्लेट रहता है उसको निकाल के उसे बड़ा बेयरिंग रहता है, इसको साफ़ सफाई करके ओवरऑलिंग करना पड़ता है। ये 1.5 साल में कर दोगे चलेगा। बाकी क्लीनिंग का टाइम में वो खुल के भी सफाई करते हैं, लेकिन ओवरऑलिंग में मेन मुद्दा है बेयरिंग वगैरह चेक करना पड़ता है, उसमें बेयरिंग ख़राब तो नहीं है, प्ले तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है। ये ओवरऑलिंग 1.5 साल में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सिंपलेक्स के बारे में बता रहे हैं। सिंपलेक्स में जनरल क्लीनिंग अपने 14 दिन में होता है। टॉप एंड बॉटम अप्रन वॉशिंग बॉबिन लेबलिंग वो 3 महीने में होता है। और स्पिंडल कॉलर क्लीनिंग कार्ड्स ग्राइंडिंग एंड बॉपिंग वो भी 3 महीने का शेड्यूल रहता है। सैडल गेज गियर बॉक्स ऑयल चेंज बिल्डिंग मोशन चेक वो 6 महीने में होता है। उसके बाद बटम एंड टॉप कोंड्रम क्लीनिंग ओवरऑलिंग वो भी 6 महीने में होता है। बटम रोल इसेंट्रिक एंड चेकिंग ये भी 6 महीने में होता है। जब गेज होता है उसी टाइम चेक हो जाता है। बटम अप्रन चेंज और क्लियर क्लॉथ चेंज ये 1.5 साल में चेंज हो जाना चाहिए। बटम अप्रन और क्लियरर का तो क्योंकि बटम अप्रन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, वो ज़्यादा कटता है, जाम लगने से वो टूट जाता है, इसीलिए 1.5 साल का रखा हुआ। टॉप अप्रन चेंज और ड्राफ्ट जोन ओवरऑलिंग हेड स्टक ओवरऑलिंग वो 2 साल का रखा हुआ। उसके बाद बॉबिन रेल स्पिंडल रेल एंड क्रील ओवरऑलिंग वो भी 2 साल का है। और न्यू कट्स माउंटिंग 3 साल का। और ये अभी सिंपलेक्स तक का हो गया। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस मिल में मेंटेनेंस जितना स्ट्रांग है उतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है जैसे कॉलेज में साइंस स्टूडेंट और आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे ही रहता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, खाली उनको गाइडलाइन देने का और शेड्यूल बताने का वो अपना आप सब करके देते हैं। और जितना बढ़िया मेंटेनेंस रहेगा बहुत अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस कंपनी का। और ये सिंपलेक्स की चैप्टर मैंने यहीं पे समाप्त करूँगा। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, आप जो वीडियो मेरा देखते हो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊँगा, इसमें आपकी सिंपलेक्स तक हो गया, रिन प्रेम, ओमेगा लैब और कोम्बर, ये ऑटोकॉर्नर TFO वगैरह ये सब आएगा। और इसमें कैसे मेंटेनेंस होता है वो भी मैं बता दूंगा। तो आज इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।